डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स लेक्चर्स। आज हम ईटा टेस्ट की प्रिपरेशन से रिलेटेड सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 पार्शियल डिफरेंशिएशन इसके एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए कि पार्शियल डिफरेंशिएशन को आप तभी समझ सकते हैं जब आपको टोटल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना आता होगा। तो इसलिए सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 आपको अच्छी तरह आना चाहिए, फिर आप इस चैप्टर को स्टार्ट करें। तो हम अपना फर्स्ट एमसीक्यूज़ देखते हैं। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है द फंक्शन रिप्रेजेंटिंग वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर हैज़ डैश इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसमें हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3 और लास्ट ऑप्शन है 4। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि एक सिलेंडर का वॉल्यूम हम किस तरह से मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं ताकि आप फिर बता सकें कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं। तो हमारे पास सिलेंडर का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है V = πr² × h, जिसमें से r जो है वो सिलेंडर का रेडियस है और h सिलेंडर की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप इस फार्मूला में देखें तो आपको साथ पाई भी नज़र आ रहा है। तो पाई जो है ये हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है, मींस कांस्टेंट है, इसलिए आप इसे वेरिएबल में काउंट नहीं करेंगे। हमारे पास एक वेरिएबल है r जिसके करस्पॉन्डिंग सिलेंडर का रेडियस चेंज होगा और h हमारे पास दूसरा वेरिएबल है कि इसे चेंज करने से सिलेंडर की हाइट चेंज होगी। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि इस फार्मूला के अंदर ये जो फंक्शन लिखा गया है इसमें हमारे पास जस्ट 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, r और h। तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा सेकंड एमसीक्यूज़ है द डोमेन ऑफ z = 1 + x - y होल अंडर रूट इज़ set of all x, y ordered pair belonging to r⁻² such that इसमें हमारी फर्स्ट ऑप्शन है x + y ≠ 0, सेकंड ऑप्शन है y is greater than or equal to 1 + x, हमारी थर्ड ऑप्शन है x is greater than or equal to y + 1 और लास्ट ऑप्शन है y is less than or equal to 1 + x। तो स्टूडेंट्स, आप अगर यहाँ पे देखें तो फंक्शन जो डिफाइंड है z = 1 + x - y होल अंडर रूट, इसमें हमारे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं x और y। तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो सकती है डोमेन की सारी प्लेन, जैसे हम r⁻² कहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको अंडर रूट का जो सिंबल नज़र आ रहा है इसकी वजह से हमारे पास रिस्ट्रिक्शन लगेगी ऑर्डर्ड पेयर्स पे, x, y ऑर्डर्ड पेयर्स पे रिस्ट्रिक्शन लगेगी कि यहाँ पे वो ऑर्डर्ड पेयर्स डोमेन का हिस्सा नहीं हो सकते जिनके करस्पॉन्डिंग अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है ये लेस दैन 0 आए। तो इसलिए हमें ये कंडीशन अप्लाई करनी होगी कि 1 + x - y मस्ट बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि हम लिख सकते हैं 1 + x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू y। तो आप इसे इस तरह भी पढ़ सकते हैं y इज़ लेस दैन और इक्वल टू 1 + x। तो ये हमारे पास ऑप्शन डी के अंदर आपको ये नज़र आ रहा है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है द रेंज ऑफ z = sin ऑफ x + y इज़, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है सर्कल ऑफ रेडियस 1, सेकंड ऑप्शन है सेट ऑफ रियल नंबर्स r, थर्ड ऑप्शन है z belonging to the closed interval from -1 to 1 और लास्ट ऑप्शन है z belonging to the open interval from -1 to 1। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें कि यहाँ पे डोमेन का नहीं पूछा गया बल्कि रेंज का पूछा गया है। तो जब हमारे पास x और y की वैल्यूज़ यहाँ पुट की जाएंगी, x भी कोई रियल नंबर पुट किया जा सकता है और y भी कोई रियल नंबर पुट किए जा सकते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है इसकी डोमेन क्या होगी, वो सारी प्लेन है r⁻²। तो जब हम प्लेन में से कोई भी पॉइंट यहाँ पे पुट करेंगे तो साइन फंक्शन के बारे में आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ भी चुके हैं
कि इसकी रेंज क्या होती है। तो साइन के आर्गूमेंट में यहाँ जो भी रियल नंबर पुट किया जाए, जो आउटपुट हमें मिलेगी वो -1 और 1 या इनके दरमियान रहती है। इसलिए z इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई जो फंक्शन है, इसकी रेंज हमारे पास होगी -1 से 1 तक सारे रियल नंबर्स, जिसमें -1 और 1 इंक्लूडेड हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट MCQs देखते हैं। हमारा नेक्स्ट MCQs है द फंक्शन z इक्वल टू वाई इंटू 1 माइनस ई पावर x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 0 एट डैश पॉइंट्स। इसमें हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3 और लास्ट ऑप्शन है इनफाइनाइटली मैनी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें कि जो फंक्शन है z इक्वल टू वाई इंटू 1 माइनस ई पावर x प्लस वाई, ये 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है। इसमें x और y हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जब y 0 के इक्वल होगा तो सारा जो फंक्शन है वो 0 हो जाएगा। तो z इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे एक हमारे पास केस कौन सा आ रहा है, जब y 0 हो। तो सही आंसर बताने के लिए यहाँ पे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी। तो आप अगर देखें तो इस फंक्शन की जो डोमेन है वो है सारी प्लेन r पावर 2 के x भी माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक रियल नंबर्स में से कोई भी वैल्यू आप उसे दे सकते हैं। सिमिलरली y को भी आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज़ दे सकते हैं। तो हमारे पास डोमेन है r पावर 2 और इस डोमेन के अंदर पॉइंट्स किस तरह के होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। इसके बाद जब हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 0 होगा, मींस x प्लस वाई जो ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास x का y है, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर हो जिसका सम इक्वल टू 0 आए, मींस x y का एडिटिव इन्वर्स हो, तो उस केस में e पावर 0 इक्वल टू 1 होगा और 1 माइनस 1 वहाँ पे भी 0 हो जाना है। इसी तरह जब y इक्वल टू 0 हो तो फिर भी ये फंक्शन 0 हो जाएगा। अब हम अगर देखें तो यहाँ से मैं आपको एक पार्टिकुलर केस बताता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे आंसर कौन सा बनता है। मैं अगर ऑर्डर्ड पेयर्स एज्यूम करूँ x, 0 मींस x कोई भी रियल नंबर लें और y को 0 ले लें, तो जब आप उसे इस फंक्शन में पुट करेंगे तो आउटपुट 0 आएगी क्योंकि y 0 है। तो x हमने कितने पॉइंट्स दिए, इनफाइनाइटली मैनी, और y को फिक्स रखा 0, और ये पॉइंट डोमेन का हिस्सा हैं और इन पे z की वैल्यू 0 आ रही है। इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स डोमेन के अंदर मौजूद हैं जिन पे z की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट MCQs है लेट w इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ z माइनस वाई माइनस एक्स, देन w इज इक्वल टू 0 एट, फर्स्ट ऑप्शन है 1, 0, 0, सेकेंड ऑप्शन है 0, 1, 0, थर्ड ऑप्शन है 0, 0, 1 और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 इन पॉइंट्स को देखते हैं। जब मैं x को 1 पुट करूँगा और बाकी y और z की वैल्यूज़ को 0 पुट करूँगा तो ये -1 जस्ट बचेगा जिस पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर नहीं है। बी ऑप्शन को जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पे अगेन -1 बनेगा और वो भी डोमेन का हिस्सा नहीं है नेचुरल लॉग फंक्शन के लिए, तो इसलिए उस पर गिवन फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। हम अगर ऑप्शन सी जो है 0, 0, 1 इसे अगर पुट करें तो यहाँ पे z 1 बन जाएगा और बाकी क्वांटिटी 0। सो नेचुरल लॉग ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि सी पॉइंट हमारे पास ऐसा पॉइंट है जिस पे ये फंक्शन इक्वल टू 0 होगा। सो ऑप्शन सी इज़ अवर राइट आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है द डोमेन ऑफ z इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x पावर 2 प्लस y पावर 2 इज़ x, y बिलोंगिंग टू r पावर 2 सच दैट, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है x इज़ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 एंड y इज़ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। सेकेंड ऑप्शन है x इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज़ नॉट इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन है x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और लास्ट ऑप्शन है x इज़ स्ट्रिक्टली लेस देन 0 एंड y इज़ स्ट्रिक्टली लेस देन 0।
तो यहाँ पे अगर आप इस फंक्शन पे गौर करें z इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x पावर 2 प्लस y पावर 2, तो नेचुरल लॉग के बारे में आपके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, क्योंकि आप इसे फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल के केस में देख चुके हैं कि इसकी डोमेन और रेंज क्या होती है। तो उस चीज़ को आप अगर माइंड में रखेंगे तो फिर आप आसानी से इन MCQs का आंसर दे सकते हैं। तो आपको पता है कि नेचुरल लॉग जो फंक्शन है इसकी डोमेन में हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं, ये नेगेटिव रियल नंबर्स और ज़ीरो पे डिफाइंड नहीं है। इसलिए हमारे पास x पावर 2 प्लस y पावर 2 ये जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव होनी चाहिए। तो आप देखें, अगर मैं r पावर 2 में से नेगेटिव या पॉजिटिव रियल नंबर्स को पुट करूं तो x पावर 2 और y पावर 2 हमेशा मुझे पॉजिटिव रिज़ल्ट देंगे। लेकिन आप अगर यहाँ पे x और y दोनों को इक्वल टू ज़ीरो पुट करें तो नेचुरल लॉग जो है वो फिर ज़ीरो पे डिफाइंड नहीं होगा। इसलिए हमने एक पॉइंट जो कि ओरिजिन है r पावर 2 के अंदर उसे निकालना है, बाकी सारे पॉइंट्स इस फंक्शन की डोमेन में मौजूद होंगे। तो वो हमारे पास ऑप्शन बी के अंदर आपको नज़र आ रहा है, x नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड y नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है, लिमिट x, y अप्रोचिंग टू 1/2, 1 साइन ऑफ पाई x इंटू सेकेंड पाई y इज़ इक्वल टू, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकेंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है -1 और लास्ट ऑप्शन है अनडिफाइंड। तो स्टूडेंट्स माइंड में रखें कि जब हमारे पास फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल का केस होगा तो उस केस में अब हमारे पास जो लिमिट कैलकुलेट करने के लिए x, y ऑर्डर पेयर जिस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है वो है 1/2, 1 मींस x अप्रोच कर रहा है 1/2 को और y अप्रोच कर रहा है 1 को। तो अब हमने इस लिमिट को यहाँ पे पुट करके देखना है कि हमारे पास आंसर क्या आता है। तो जब x अप्रोच करेगा 1/2 को तो हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे x की जगह 1/2, तो साइन π/2 होगा विच इज़ इक्वल टू 1। तो ये जो क्वांटिटी है ये हमें 1 दे देगी। इसके बाद जब y अप्रोच करेगा 1 को तो सीकेंड ऑफ पाई इंटू वाई इज सीकेंड ऑफ पाई इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू सीकेंड ऑफ जस्ट पाई। और सीकेंड पाई जो है ये अगर डिन्यूरेटर में इसे लेके जाऊँ तो ये कॉस पाई के इक्वल है और कॉस पाई -1 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये है इस क्वांटिटी से हमारे पास -1 आ रहा है और इस क्वांटिटी से 1 आ रहा है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास -1 के इक्वल होगा। इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट MCQs देखते हैं। इस MCQs में पूछा जा रहा है द फंक्शन z ऑफ x, y इक्वल टू x डिवाइडेड बाई y होल अंडर रूट इज़ डिसकंटिन्यूअस एट, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 1 पॉइंट, सेकंड ऑप्शन है 2 पॉइंट्स, थर्ड ऑप्शन है 3 पॉइंट्स और लास्ट ऑप्शन है इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। तो अगर आप फंक्शन को देखें तो ये हमारे पास है x डिवाइड बाई वाई होल अंडर रूट। तो आपको फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी के बारे में पता होना चाहिए कि एक फंक्शन कब कॉन्टीन्यूस होता है। यहाँ पे मैं इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ कि जब भी हम एक फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी को चेक करते हैं तो पहले उसे एट अ पॉइंट चेक करेंगे। तो एट अ पॉइंट जब चेक करते हैं तो 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइंड हो, सेकंड फंक्शन की लिमिट जब उस पार्टिकुलर पॉइंट को अप्रोच कर रही होगी तो वो लिमिट डिफाइंड हो, और थर्ड कंडीशन ये है कि जो फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट है और जो फंक्शन की लिमिट अप्रोचिंग टू दैट पॉइंट है, इन दोनों का आंसर एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो फंक्शन है r पावर 2 में से हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। इसलिए जिनमें से पार्टिकुलर केस जिसमें y इक्वल टू 0 होगा वो सारे पॉइंट्स भी उन पे भी ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। इसलिए हमारे पास यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पे ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है, और जहाँ पे x डिवाइड बाई y जो क्वांटिटी है ये भी
नेगेटिव आएगी तो अंडर रूट की वजह से ये वहाँ पे भी डिफाइंड नहीं होगा। तो इसलिए हमारा जो MCQs नंबर 8 है इसका राइट आंसर है इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है लेट f of x y equal to x power 2 into y power 2 then partial f by partial x is equal to, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 2 into x y power 2 plus y x power 2, सेकेंड ऑप्शन है 2x into y power 2, थर्ड ऑप्शन है 2x power 2 into y और लास्ट ऑप्शन है 2 into x y। यहाँ पे हमने चूँकि पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है तो ये चीज़ माइंड में रखें कि जब भी आप किसी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे होंगे विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उससे हट के बाकी जो भी वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वहाँ पे मौजूद होंगे उन्हें कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पे हम विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाह रहे हैं f का, तो हम y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, y पावर 2 बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से और x पावर 2 का डेरिवेटिव होगा 2x। इसका मतलब ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा 2x इंटू वाई पावर 2, मीन्स ऑप्शन बी इज़ आवर राइट आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है लेट z इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई देन पार्शियल z बाय पार्शियल y इज़ इक्वल टू, इसमें हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 1 प्लस एक्स इंटू कॉज ऑफ x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई, हमारी सेकेंड ऑप्शन है कॉज ऑफ x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई, हमारी थर्ड ऑप्शन है माइनस टाइम्स साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई, हमारी लास्ट ऑप्शन है माइनस इंटू 1 प्लस वाई इंटू कॉज ऑफ x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई। तो यहाँ पे भी हमारा जो फंक्शन है वो 2 वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है और हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कैलकुलेट करना है। तो जब हम z को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले तो साइन का डेरिवेटिव हम लेंगे, साइन का डेरिवेटिव होगा cos, सो cos ऑफ x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई तो आना है। उसके बाद इनर फंक्शन का डेरिवेटिव जब हम विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो ये x का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, y का डेरिवेटिव 1 होगा और x इंटू वाई का डेरिवेटिव x होगा, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू y जब पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो इनर फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, वो 1 प्लस x होगा। तो इसलिए हमारा फाइनल आंसर बनेगा 1 प्लस एक्स इंटू कॉज ऑफ x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई, मीन्स ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x y z प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ x y z होल डिवाइडेड बाय डेल्टा z इज़ इक्वल टू, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है पार्शियल z बाय पार्शियल x, हमारी सेकंड ऑप्शन है पार्शियल f बाय पार्शियल x, हमारी थर्ड ऑप्शन है पार्शियल f बाय पार्शियल z और हमारी लास्ट ऑप्शन है df बाय dz। तो आप अगर यहाँ पे देखें तो हमारा जो फंक्शन है वो 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसका जो डेरिवेटिव होगा वो पार्शियल डेरिवेटिव होगा किसी भी एक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग। तो इसलिए ऑप्शन डी तो इसका आंसर हो नहीं सकता। अब आप देखें कि हमारे पास जो लिमिट है वो डेल्टा जी पे अप्लाई हो रही है और डेल्टा जी आपको डिनोमिनेटर में नज़र आ रहा है और आप देखें तो आपको यहाँ पे जी में चेंज नज़र आ रही है, जी प्लस डेल्टा जी, और यहाँ पे जी एज इट इज़ है। लेकिन अगर आप एक्स और वाई को देखें तो उनमें कोई चेंज नहीं है, मींस वो कांस्टेंट ट्रीट किए जा रहे हैं। इसलिए ये जो क्वांटिटी है लिमिट की फॉर्म में, ये हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल रूल है पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए और जो कि इक्वल होगा पार्शियल f बाय पार्शियल z। इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है लेट t ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू एक्स पावर वाई देन पार्शियल t बाय पार्शियल x इज़ इक्वल टू, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है x पावर y, हमारी सेकंड ऑप्शन है y इंटू एक्स पावर y माइनस 1, हमारी थर्ड ऑप्शन है x पावर y इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x और हमारी लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें फंक्शन तो ये हमारे पास 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है x पावर y, x और y हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स हैं
और यहाँ पे हमारे पास डोमेन के एलिमेंट्स किस में से हैं, वो प्लेन में से हैं। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है पार्शियल टी बाय पार्शियल एक्स। तो जब हम टी को पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो उस वक्त y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो फिर आप देख सकते हैं कि x पावर y है मींस x पावर अ कांस्टेंट। तो फिर आप इसे बिल्कुल उसी तरह डिफरेंशिएट करें जिस तरह आप सिंगल वेरिएबल के केस में पावर रूल को अप्लाई करते हैं। तो y कोफिशिएंट में आ जाएगा और साथ x पावर y माइनस 1 होगा। तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है, इफ़ f of x, y, z is equal to y into e power x into y into z, then partial f by partial y at x, x is equal to, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है e पावर x क्यूब, हमारी सेकंड ऑप्शन है e पावर x into y into z, हमारी थर्ड ऑप्शन है x क्यूब into e पावर x क्यूब, और हमारी लास्ट ऑप्शन है 1 प्लस x क्यूब इंटू ई पावर एक्स क्यूब। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो हमारे पास यहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं एक्स, वाई और जी, लेकिन जो हम पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू वाई कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे साथ ये भी कहा जा रहा है कि आपने पार्शियल एफ पर पार्शियल वाई कैलकुलेट करने के बाद उसमें फिर एक्स, वाई और जी की जगह एक्स को रिप्लेस कर देना है। मीन्स इस पॉइंट पे हमने पार्शियल डेरिवेटिव को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप पार्शियल एफ पर पार्शियल वाई कैलकुलेट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि y आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है और e की पावर में भी नज़र आ रहा है, इसलिए आपने यहाँ प्रोडक्ट रूल को पहले अप्लाई करना होगा। x और z को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के बाद हमारे पास डेरिवेटिव क्या आएगा, पहले y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 e पावर x y इंटू z एज इट इज़, प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ e पावर x y z विद रिस्पेक्ट टू y, और ये हमारे पास होगा e पावर एक्स वाई जी इंटू एक्स जी। तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन बन जाएगा e पावर x इंटू वाई इंटू जी प्लस एक्स वाई जी इंटू ई पावर एक्स वाई जी। आप जब इस डेरिवेटिव के अंदर x, y और z को x के इक्वल रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू ई पावर एक्स क्यूब। इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है, लेट f of x y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x इंटू वाई, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है पार्शियल f बाय पार्शियल x इज इक्वल टू पार्शियल f बाय पार्शियल y। हमारी सेकंड ऑप्शन है x इंटू पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई। हमारी थर्ड ऑप्शन है y इंटू पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स इज इक्वल टू x इंटू पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई। और हमारी लास्ट ऑप्शन है पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई। तो स्टूडेंट्स पहले तो आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कैसे कंप्यूट किया जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x आपने पढ़ा था, वो इक्वल होता है 1 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स पावर 2 होल अंडर रूट। इस चीज़ को अगर आप माइंड में लेके आएँ तो आप यहाँ पे f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y कंप्यूट कर सकते हैं। जब आप विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो d न्यूमरेटर में सेम क्वांटिटी होगी, मींस 1 माइनस एक्स पावर 2 इंटू वाई पावर 2। न्यूमरेटर में आपके पास जब इनर फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो y आ जाएगा। इसी तरह जब विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो डी न्यूमरेटर में 1 माइनस एक्स पावर 2 इंटू वाई पावर 2 होल अंडर रूट होगा और न्यूमरेटर में x होगा। तो आप इन दोनों एक्सप्रेशंस को देख सकते हैं कि एक के न्यूमरेटर डी न्यूमरेटर दोनों के सेम है, एक के न्यूमरेटर में x है और दूसरे के न्यूमरेटर में y है। जहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x आपने डिफरेंशिएट किया वहाँ पे न्यूमरेटर में y है, जबकि जहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y आपने डिफरेंशिएट किया वहाँ पे न्यूमरेटर में x है। तो आप अगर पार्शियल f पे पार्शियल x को x से मल्टीप्लाई करें और पार्शियल f पर पार्शियल y को y से मल्टीप्लाई करें तो दोनों क्वांटिटीज़ आपस में इक्वल हो जाती हैं। इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है द डोमेन ऑफ f of x y इक्वल टू साइन x इंटू कॉज वाई इज़, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है r, सेकेंड ऑप्शन है r पावर 2, थर्ड ऑप्शन है r क्यूब और लास्ट ऑप्शन है r माइनस 0। तो स्टूडेंट्स, आपको सिंगल वेरिएबल के केस में आपने फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ा है कि साइन x की डोमेन क्या होती है, कॉज x की डोमेन क्या होती है। तो यहाँ पे हमारे पास साइन x इंटू कॉज वाई है। तो आपने वहाँ पे पढ़ा था कि साइन और कॉज की डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स होती हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है x पे कंडीशन होगी कि ये सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं, y पे कंडीशन होगी कि ये भी सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं। तो हमारे पास सारी कलेक्शन क्या आ जाएगी, वो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट मींस r पावर 2। तो इसलिए सारी प्लेन इस फंक्शन की डोमेन का हिस्सा है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है f of x y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई इंटू साइन इनवर्स ऑफ 2xy होल डिवाइडेड बाई x पावर 2 प्लस y पावर 2 इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है -1, सेकेंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 2 और लास्ट ऑप्शन है 0। तो स्टूडेंट्स, आपको पहले तो पता होना चाहिए कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ कि अगर आप फंक्शन f of x y जो है, इसमें x की जगह लेमडा x और y की जगह लेमडा y रिप्लेस करें और सिंप्लीफाई करने के बाद आप अगर देखें कि लेमडा पावर n कॉमन निकल के बाकी आगे फंक्शन एज इट इज़ बन रहा है, तो फिर आप कहते हैं कि n इस फंक्शन की डिग्री होगी। यहाँ पे अगर आप लेमडा x रिप्लेस करें x की जगह और लेमडा y की जगह, तो हमारे पास कुछ इस तरह सिचुएशन होगी। यहाँ पे रिप्लेसमेंट करने से यहाँ पे हमारे पास लेमडा पावर 2 कॉमन आएगा, डिनोमिनेटर से भी लेमडा पावर 2 कॉमन आएगा और कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ से हमारे पास डिनोमिनेटर में लेमडा x और लेमडा y हैं, लेमडा को कॉमन निकालें तो वो न्यूमिनेटर में आके लेमडा पावर -1 होगा और बाकी आगे फंक्शन एज इट इज़ बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री -1 है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है बाय ऑयलर्स थ्योरम, इफ़ z इक्वल टू f of x y इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, देन x इंटू पार्शियल z बाई पार्शियल x प्लस y इंटू पार्शियल z बाई पार्शियल y इज़ इक्वल टू, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकेंड ऑप्शन है z, थर्ड ऑप्शन है n इंटू z और लास्ट ऑप्शन है n प्लस z। तो स्टूडेंट्स, आपको ऑयलर्स थ्योरम का रिज़ल्ट पता होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर आपके पास जो फंक्शन है वो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n हो तो हम उस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग ऑयलर्स थ्योरम को स्टेट कर सकते हैं। और ऑयलर थ्योरम के मुताबिक फिर हमारे पास x इंटू पार्शियल z बाई पार्शियल x प्लस y इंटू पार्शियल z बाई पार्शियल y इक्वल होता है डिग्री ऑफ होमोजीनिटी इनटू द फंक्शन मीन्स n इंटू z। सो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। तो ये रिज़ल्ट आपके माइंड में होना चाहिए क्योंकि ये डिफरेंट जगहों पे आप इसकी एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट MCQs देखते हैं। हमारा नेक्स्ट MCQs है इफ़ z इक्वल टू y पावर 5 प्लस x इंटू वाई पावर 4 प्लस x पावर 2 इंटू वाई क्यूब प्लस x क्यूब इंटू वाई पावर 2 प्लस x पावर 4 इंटू y प्लस x पावर 5, देन x इंटू पार्शियल z बाई पार्शियल x प्लस y इंटू पार्शियल z बाई पार्शियल y इज़ इक्वल टू, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकेंड ऑप्शन है z पावर 5, थर्ड ऑप्शन है z और लास्ट ऑप्शन है 5 इंटू z। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे ऑयलर्स थ्योरम की एप्लीकेशन को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे अगर आप फंक्शन देखें तो ये जो z हमारे पास फंक्शन है ये 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है और ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 5 है क्योंकि x की जगह लेमडा x और y की जगह लेमडा y रिप्लेस करने से आप देखेंगे कि यहाँ से लेमडा पावर 5 कॉमन निकलेगा और बाकी फंक्शन एज इट इज़ होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन की डिग्री है वो 5 के इक्वल है। तो हमें ऑयलर्स थ्योरम कहता है कि x इंटू पार्शियल z बाई पार्शियल x प्लस y इंटू पार्शियल z बाई पार्शियल y किसके इक्वल होगा, वो n टाइम्स z के इक्वल होगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू 5 है इसलिए ये 5 टाइम्स z के इक्वल होगा, मीन्स ऑप्शन डी।
तो ये चीज़ आप माइंड में रखें कि यहाँ पे ऑयलर्स थ्योरम को यूज़ करके आप इस MCQs का आंसर विद इन अ मिनट दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ये पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करके फिर सॉल्व करके अगर कैलकुलेट करना चाहें तो फिर आपके 5 से 7 मिनट इस पे लग सकते हैं। तो इसलिए आपने ऑयलर्स थ्योरम को अपनी फिंगर टिप से रखना है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है, लेट f of x y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x into y, then partial 2f by partial x2 is equal to, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकंड ऑप्शन है 1 by x into y, थर्ड ऑप्शन है -1 by x power 2 और लास्ट ऑप्शन है -1 by y power 2। तो स्टूडेंट्स ये आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स का फंक्शन हो जिस तरह यहाँ पे गिवन है, तो हमसे किसी भी ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स पूछे जा सकते हैं। तो ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है ये सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है। तो इसका मतलब ये है आपने इस फंक्शन को पहले विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, फिर जो उसका आंसर होगा उसे अगेन विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफरेंशिएट करना है और देखेंगे हम कि उसका आंसर क्या आता है। तो देखें, जब हम पार्शियल f पर पार्शियल x कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव होगा 1 by xy इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x और वो हमारे पास y आ जाएगा। सो एक्सप्रेशन बनेगा y डिवाइडेड बाय x इंटू वाई, y से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास पार्शियल f बाय पार्शियल x इक्वल होगा 1 बाय x के। अब इसे हम दोबारा जब विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 बाय x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 बाय x पावर 2। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है, लेट f of x y is equal to x into y into tan of x, then f of x y is equal to, इसमें हमारी फर्स्ट ऑप्शन है secant square of x, सेकेंड ऑप्शन है tan x plus x into secant square of x, थर्ड ऑप्शन है tan x plus secant square of x और लास्ट ऑप्शन है tan x प्लस y इंटू सेकेंड स्क्वायर ऑफ x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें तो हमसे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा गया है, लेकिन ये डेरिवेटिव जो है ये इसे पढ़ते हैं f(x,y) या इसे आप इस तरह भी कह सकते हैं पार्शियल टू f बाय पार्शियल x पार्शियल y। यहाँ पे इसका ऑर्डर मैटर करता है, इसमें जो क्वांटिटी आगे लिखी होगी उसके रिस्पेक्ट से आप पहले डिफरेंशिएट करेंगे। इसलिए हम इस फंक्शन को पहले विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे और फिर विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे जब हम इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा x इंटू टेन एक्स। इसके बाद जब हम इसे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो x इंटू टेन एक्स दोनों फंक्शन ऑफ x हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट टूल यूज़ होगा और पहले x का डेरिवेटिव 1 इंटू टेन एक्स आ जाएगा। इसके बाद प्लस x इंटू टेन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर ऑफ x। इसका मतलब ये हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा टेन एक्स प्लस x इंटू सेकेंड स्क्वायर ऑफ x। सो हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव वो आएगा जो ऑप्शन बी के अंदर आपको नज़र आ रहा है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड लास्ट MCQs था, जिसमें इस लेक्चर के अंदर हमने डिफरेंट टॉपिक्स से रिलेटेड MCQs बनाए हैं। किसी तरह का भी MCQs पेपर के अंदर आ सकता है। चैप्टर तो थोड़ा सा शॉर्ट है लेकिन इसके अंदर डिफरेंट फॉर्म के टेक्निकल MCQs बन सकते हैं। आपने देखा होगा कि हमने डिफरेंट MCQs जो भी सॉल्व किए हैं उसमें जो सेकेंड ईयर की चैप्टर नंबर 2 के आइडियाज़ हैं वो हर जगह पे फ्रीक्वेंटली यूज़ हुए हैं। अब आप इसी MCQs में देखें, अगर आपको 10x का डेरिवेटिव नहीं आता होगा तो आप इस MCQs को सॉल्व नहीं कर सकते। इसी तरह आपने देखा नेचुरल लॉग ऑफ x, साइन इनवर्स ऑफ x, साइन x, कॉज x वगैरह, इनके डेरिवेटिव्स जहाँ पे भी आ रहे हैं तो वो चैप्टर नंबर 2 की डिमांड की जा रही है कि वो अगर आपको आता होगा तो तब ही आप पार्शियल डिफरेंशिएशन को सीख सकते हैं। बाकी आपने रूल्स को समझ लिया। यहाँ पे अगर फिर भी आपको किसी MCQs या टॉपिक के अंदर कोई प्रॉब्लम हो आप फ्रीक्वेंटली कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। इसके बाद हम 11th चैप्टर के MCQs के साथ जल्द ही आपसे मिलेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।